सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से करें, यही शुभकामनाएं हैं। तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं तो भारत का भूगोल विविध, ये जो है आपकी इस किताब में, पेड की किताब में जो है भारत भूगोल में लास्ट चैप्टर है, जिसमें विविध है, जिसमें सारे चैप्टरों से आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। खादर और बांगर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। तो खादर और बांगर ये किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो खादर और बांगर जो है ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होती है। खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ये नवीन होती है। खादर जो है नवीन होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है। और जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जो है जलोढ़ मृदा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है। तो मरुस्थल के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण, अगर जहाँ की शुष्क भूमि है, अगर वहाँ पे वायु अपर्दन होता है तो उसका कारण जो है अति चराई होती है। तो मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन द्वारा होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए जब हवाएं चलती हैं तो जो है मिट्टी जो है वो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। तो शुष्क भूमि में यह होने का कारण जो है अति चराई, अगर वहाँ पे अति चराई होती है, ज़्यादातर पशुओं को चराया जाता है, तो उनके चराने की वजह से भी मिट्टी का अपरदन होता है। तो जब चलते हैं तो उनके मिट्टी खुदती है और फिर जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अगला प्रश्न देखिए। सूर्यमुखी की खेती के लिए, जो सूर्यमुखी की खेती है, इसके लिए रीगर या रेगुर मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है या सबसे अच्छी होती है। तो सूर्यमुखी की खेती के लिए रीगर या रेगुर मिट्टी जो है सबसे अच्छी होती है। सूर्यमुखी की खेती के लिए रीगर या रेगुर मिट्टी सबसे अच्छी होती है। रेगुर मिट्टी, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। और सूर्यमुखी को जो है ये रबी के मौसम में उगाया जाता है। रबी के मौसम में इसकी रबी है ना, रबी की फसल होती है सूर्यमुखी। अगला प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा जल तालिका या वाटर टेबल कहलाती है। तो जो ऊपरी सीमा होती है वो जल तालिका या वाटर टेबल कहलाती है। तो मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है और इस परत की ऊपरी सीमा जल तालिका या वाटर टेबल कहलाती है।
तो ये चकबंदी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं। हाँ, 5 नंबर का प्रश्न देखिए। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती। तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है भारत में मिलने का, तो ये लगभग जो है 33.5 है ना, 33.5% भारत की भूमि पर जलोढ़ मृदा या मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रतिशत है। अगला प्रश्न देखिए। जो क्षेत्रीय मृदा होती है, 6 नंबर का प्रश्न देखिए। क्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं। तो क्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का। खीरा जो है ये अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। जो खीरा है ये जो अम्लीय धरती होती है उस पर जो है सफलता से उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। तो भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का जो मुख्य कारण है वह फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि शुष्क मृदा जिनमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन, द्रव्यभार, स्थल घनत्व कहलाता है। तो इसका जो द्रव्यभार स्थल है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो शुष्क मृदा जिसमें ठोस और छिद्र दोनों शामिल होते हैं का एक इकाई आयतन, द्रव्यभार होता है, जो स्थल घनत्व कहलाता है। तो यही इसका ऑप्शन था, स्थल घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो रबी फसलें हैं, गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये प्रमुख रबी फसलें हैं। जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का। वर्ष 2023 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो वर्ष 2023 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। जो श्वेत क्रांति हुई थी, तो श्वेत क्रांति के द्वारा जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत श्वेत क्रांति शुरू किया गया था, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये 1970 में इसको शुरू किया गया था। 1970 है ना, 1970 में इसको शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये दूध से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर।
भारत में रबी फसल की बुवाई सर्दी के मौसम में अक्टूबर नवंबर में होती है। अभी ऊपर हम लोगों ने इसको व्याख्या कर ली थी। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का, विश्व प्रसिद्ध मंथानिया मिर्च। तो विश्व प्रसिद्ध मंथानिया मिर्च जो है ये राजस्थान राज्य में उगाई जाती हैं। और ये मंथानिया मिर्च इसलिए से कहते हैं क्योंकि राजस्थान के मंथानिया नामक स्थान पर इसे उगाया जाता है और इसलिए इसे मंथानिया मिर्च कहते हैं। और ये केवल राजस्थान में ही उगाई जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध मिर्च होती है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, कपास जो है ये खरीफ की फसल है। कपास जो है खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, कपास जो है एक उपोष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है। अगला देखिए 17 नंबर का प्रश्न, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ये कपास से संबंधित क्वेश्चन रहे। कपास खरीफ की फसल है, कपास एक उपोष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल अनाजों का अधिक उत्पादन किया गया। तो भारत में हरित क्रांति के दौरान जो है गेहूं चावल फसल का अधिक उत्पादन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, कृषि लागत कीमत आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। तो कृषि लागत कीमत आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर का, उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत में खाद्यान्न उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। और उत्तर प्रदेश के बाद जो क्रमशः स्थान आता है तो मध्य प्रदेश है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद जो स्थान आता है वो पंजाब है ना। तो पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर तीसरा पंजाब का स्थान आता है। और मध्य प्रदेश जो खाद्यान्न उत्पादन में उत्पादनों का जो सबसे प्रमुख फसलें हैं, जैसे खाद्यान्नों में चावल है तो चावल तेलंगाना, और जो गेहूं है वो उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक मक्का जो है कर्नाटक में होता है, और एपी सीड या सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर का, पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग को जैविक खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को जैविक खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, तो 23 नंबर का जो प्रश्न है, सहकारी खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को
वितरित करते हैं। तो सहकारी खेती जो है, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसे कहते हैं, एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुसार कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे स्थान रिक्त था और ये प्रश्न पूछा गया कि एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। और फिर ऑप्शन दिया गया स्थानांतरित कृषि है, व्यावसायिक कृषि है, वृक्षारोपण कृषि है या सहकारी खेती है। तो सहकारी खेती। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर का। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना ये गेहूं फसल से संबंधित हैं। तो उच्च पैदावार वाले बीज जैसे किस्में हैं सोनालिका है और कल्याण सोना, ये गेहूं की किस्में हैं और इनसे जो है उच्च पैदावार होती है। ये उच्च पैदावार वाली गेहूं की किस्में हैं। इसके अलावा भी गेहूं की अन्य किस्में भी होती हैं, जैसे कि गोमती होती है, गोमती भी गेहूं की किस्म है। मंदाकिनी भी होती है, ये भी गेहूं की किस्म है। इसके अलावा त्रिवेणी भी होती है, ये भी गेहूं की किस्म है, मतलब नस्ल है ना। गंगोत्री, तो ये सब गेहूं की किस्में हैं जिसमें सबसे जो ज़्यादा पैदावार देने वाली हैं वो सोनालिका और कल्याण सोना है। गेहूं की किस्मों में सबसे अच्छी किस्में हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूसा हाइब्रिड 4 ये किससे संबंधित है? तो ये टमाटर की संकर प्रजाति से संबंधित है। पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की संकर प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूसा रूबी, तो पूसा रूबी ये भी टमाटर की जो है उन्नत किस्म है। पूसा रूबी ये भी टमाटर की उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का, हरित क्रांति, एक मिनट, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज मतलब उच्च उपज वाली किस्में जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, तो हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज जो हैं ये क्या हैं? ये उच्च उपज वाली किस्म के बीज होते हैं। तो HYV बीज जो हैं उच्च उपज वाली किस्म के चमत्कारी बीज होते हैं। तो भारत में जो हरित क्रांति है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1960 में होती है। ऑपरेशन दूध फ्लैट शुरू किया जाता है 1970 में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो 1960 में होती है। इसके प्रणेता MS स्वामीनाथन थे और तभी हरित क्रांति के समय ऐसे बीजों की ऐसी प्रजातियों की खोज की गई जिसके द्वारा उच्च उपज वाली किस्म के बीज हों और उनको बोने के बाद उपज जो है वो चमत्कारी रूप से अच्छी हो, और इसे जो है उच्च उपज वाली किस्म के बीजों को HYV बीज कहा गया। HYV बीज कहा जाता है जो उच्च उपज वाली किस्म के बीज होते हैं, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहते हैं। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, तो सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनके वसंत में कटाई की जाती है, ये फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। तो जो सर्दियों में उगाई जाती हैं बसंत के मौसम में इनकी कटाई होती है तो रबी की फसलें होती हैं। एक मिनट भाई,
सही हो गया। उनतीस नंबर का प्रश्न देखिए। हाँ, 29 नंबर का प्रश्न क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करने से संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। पीली क्रांति इसके जो पिता माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, सैम प्रीतोदा हैं। सैम प्रीतोदा। सैम प्रीतोदा हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, स्वर्ण क्रांति है ना। तो स्वर्ण क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? 30 नंबर का क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति भारत में बागवानी कृषि से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति भारत में बागवानी कृषि से संबंधित है, उसके विकास के लिए जिम्मेदार है स्वर्ण क्रांति। और ये क्वेश्चन जो है आपके 28 अक्टूबर 2023 पेट के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्वर्ण क्रांति भारत में किस लिए जानी जाती है? तो बागवानी कृषि के लिए जानी जाती है। पेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए। खरीफ फसलों के लिए एक मिनट, कौन सा प्रश्न लगा दिया? स्वर्ण हो गया। अच्छा, इसके बाद ये और क्रांति हम लोग देख लेते हैं। काली क्रांति। तो काली क्रांति किसके लिए जिम्मेदार है? तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति भारत में पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। गोल क्रांति। तो गोल क्रांति भारत में आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं तो उन्हें एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत में पीली क्रांति के पिता जो है सैम प्रीतोदा को माना जाता है। भारत में पीली क्रांति के पिता सैम प्रीतोदा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। चावल जो है पंजाब राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। चावल पंजाब राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। तो चावल पंजाब राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का। चावल फसल की खेती के लिए जला क्रांति की आवश्यकता होती है। तो चावल फसल की खेती के लिए जला क्रांति की आवश्यकता होती है, मतलब इस फसल के लिए जो है जल की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी चावल को पैदा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भारत में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का। भारत में गेहूं की जो औसत पैदावार है वह 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो भारत में गेहूं की औसत पैदावार 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का। भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
तो भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का। भारत में कुल गन्ना उत्पादन का 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। तो भारत में कुल गन्ना उत्पादन का 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार ड्रिप प्रणाली श्रेयस्कर होती है। तो सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के लिए ड्रिप प्रणाली जो है ये अच्छी होती है। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर का। वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में रजत क्रांति है ये अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में रजत क्रांति जो है अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में नीली क्रांति हुई ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भारत में भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। अगला देखिए प्रश्न 49 नंबर का। पूसा रसराज जो है खरबूजा की उन्नत किस्म है। तो पूसा रसराज जो है खरबूजा की उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का। भारत में आमों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेरफेर रोटेशन धान की फसल के साथ की जाती है। तो उत्तर भारत में जो फसलों का जो क्रम है तो गेहूं के काट के उसके बाद धान लगाया जाता है और धान काट के गेहूं लगाया जाता है। तो यह रोटेशन उत्तर भारत में अधिकांशतः प्रचलित है, जिसे हेरफेर या रोटेशन कहते हैं। अगला 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जाम्बो क्या है? तो जाम्बो ग्रामीण खेती करने का तरीका है और ये नागालैंड में विद्यमान है। तो जाम्बो ग्रामीण खेती करने का तरीका नागालैंड में विद्यमान है। यह नागालैंड की जो है स्वदेशी कृषि प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का। वर्ष 2023 में काफ़ी हरी उत्पादक देशों में भारत का जो स्थान है वो 9वां है। तो काफ़ी हरी उत्पादन में भारत का स्थान 9वां है, पूरे विश्व में 9वें स्थान पर है। काफ़ी उत्पादन में जो पहला स्थान है, पहले स्थान पर ब्राज़ील है। पहले स्थान पर ब्राज़ील है।
दूसरे स्थान पर वियतनाम है। और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। और भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। पहला स्थान ब्राज़ील का है। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का। रूस जो है ये भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। तो रूस भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। ये भारतीय चाय को सबसे ज़्यादा जो है खरीदता है, आयात करता है। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का। मूल्य की दृष्टि से, अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो ईरान जो है भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। ओवरऑल में तो रूस है, लेकिन अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो ईरान जो है भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के जो असम और पश्चिम बंगाल राज्य हैं, असम और पश्चिम बंगाल राज्य जो हैं ये चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक हैं। जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 3/4 भाग होता है। तो भारत में असम और पश्चिम बंगाल जो है चाय के सर्वाधिक और प्रमुख उत्पादक हैं, जहां भारत के कुल चाय उत्पादन का 3/4 भाग जो है यहाँ ही उत्पादित किया जाता है, केवल असम और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का। 57 नंबर का देखिए, इसमें है भारत में कर्नाटक राज्य है ना, भारत में जो कर्नाटक राज्य है ये काफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। और इसके अलावा जो है कर्नाटक के अलावा केरल में होता है। अगर मान लो कि कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है तो केरल लगा दो, और केरल के बाद तमिलनाडु में होता है। ये 3 ही राज्य हैं जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसमें सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न देखिए। केरल राज्य भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। तो जो रबड़ है आपकी रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल ही करता है। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी ब्लॉकचेन नाम से नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है। तो किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद मिले, इसके लिए कॉफ़ी बोर्ड ने एक कॉफ़ी ब्लॉकचेन नाम से एक मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है। तो वो कॉफ़ी ब्लॉकचेन ऐप है ना, इसके माध्यम से जो है किसान जो है कॉफ़ी का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का जो है आज लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। तो भारत में सुपारी का प्रमुख उत्पादक जो है कर्नाटक राज्य है। तो भारत में सुपारी का भी प्रमुख उत्पादक कर्नाटक राज्य है। और सुपारी उत्पादन में जो दूसरा स्थान है वो केरल का है। पहला उत्पादक कर्नाटक है, कॉफ़ी में भी कर्नाटक है, और दूसरा स्थान केरल का है। तो हम लोगों ने जो है आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, पेट में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इन्हें जो है बार बार रिवीजन पेट एग्ज़ाम देने से पहले इन सारे क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिएगा। 2-3 बार कम से कम देख लीजिए कम समय में। और इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, और मेरा प्रयास है कि आपके पेट एग्ज़ाम से पहले जो पेट परीक्षा की जो सॉल्व बुक है, जो सॉल्व पेपर इसमें है, ये सारे जो है आपको करवा दूं, केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़ के। मैथ और रीजनिंग को जो है उसके लिए बोर्ड चलाना पड़ेगा, और अभी बोर्ड की व्यवस्था जो है मेरे पास है नहीं जो मैं बोर्ड चलाऊं।
और स्क्रीन पे उसको ऐसे ही मैथ और रीजनिंग को पढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए भाई बिना लिखे हुए काम नहीं चलेगा। मेरा स्क्रीन पेन भी जो है वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए स्क्रीन पे ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। अभी व्यवस्थाओं को सही करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए, और उसके बाद मैं धीरे धीरे व्यवस्थाओं को भी सही कर दूँगा, और भी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। एक अच्छा स्टूडियो होगा जहाँ बेहतर वीडियो, बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सब्सक्राइब कराएं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। जो 60 के बाद के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद विश्व के भूगोल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, और उनको कवर करने के बाद फिर हम लोग इसका अर्थव्यवस्था देखेंगे, फिर राजनीति, पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन आए उनको देखेंगे, साइंस देखेंगे, हिंदी को भी लाएंगे, और हिस्ट्री का हम चला ही रहे हैं ऑलरेडी एक वीडियो, और स्पेशल पेड का भी वीडियो हम हिस्ट्री में कम से कम 2-3 वीडियो डालेंगे, जिसमें से 100-150 क्वेश्चन एक वीडियो में हो, और आप लोग जो है फटाक से काफ़ी स्पीड में होंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से जो है एग्ज़ाम से पहले उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।